2 नवंबर से लेके और अब आप देखो कितने टाइम में ये रिवीजन कंप्लीट हो जाता है आपका। 2 नवंबर से कितना टाइम लगेगा आपको कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, बस आपको कंटिन्यू बने रहना है। कि स्टार्ट करता हूं मैं जीओसी का। जीओसी में सबसे पहले आता है फिजन, बॉन्ड फिजन। देखो मतलब समझते जाना है। फिजन को हम कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। सिंपल सा मतलब देखो, ब्रेक डाउन करना। अब क्वेश्चन ये है कि हम ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी नीड टू ब्रेक डाउन द एटम्स। कोई भी कंपाउंड को मैं ब्रेक डाउन क्यों कर रहा हूं, रीजन क्या है। देखो जैसे मैंने कोई कंपाउंड बनाया है यहाँ पे और मैंने उसकी रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड से कर दी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे जो दूसरा बॉन्ड दिया होगा इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जब पहले ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तभी तो केमिकल रिएक्शन होती है। इसी की वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। अदरवाइज केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, कि जो केमिकल रिएक्शन होगी उसका मेन रीजन क्या है कि ओल्ड बॉन्ड टूटेगा और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो पहले मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, ब्रेक डाउन करो, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तब ये आपस में क्या होगा, कंबाइंड होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बॉन्ड फिजन या क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। और ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब देखो बॉन्ड क्लीवेज का मतलब सबको समझ में आ गया। या तो मैं आपको आज एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें जीओसी के सारे पॉइंट्स होंगे, आप देखते उसे लिखते जाओ, टिक लगाते जाओ, ये हो गया, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्लीवेज। अब ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से होंगे, पहला होगा होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक, और सेकंड इज हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है देखो इसका, होमो एंड हेट्रो। तो होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि सपोज करो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तो बॉन्ड का मतलब हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो क्या हो गए, इक्वली कंट्रीब्यूटेड हो गए, इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों के दोनों, इसे कहेंगे होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक सिंपल डिफाइन देखो, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दोनों ने बराबर बांट ली, उसे कहेंगे होमोलाइटिक फिजन। और इसका उल्टा हो जाएगा हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या होगा कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। अनइक्वली का मतलब किसी एक के पास चला गया, जैसे जिसके पास जाएगा उसके पास माइनस चार्ज और दूसरे में प्लस चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे ए में प्लस तो बी में, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें माइनस चार्ज। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया आपको। होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट, यानी कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर दोनों में इक्वली डिवाइड हो गए तो दैट इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिजन। और हेट्रो का मतलब जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिजन। अब सवाल ये आता है कि कब होमोलाइटिक फिजन होगा और कब हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक की कंडीशन क्या होगी, कब किस कंडीशन में होमोलाइटिक फिजन होगा और किस कंडीशन में हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। कंडीशन तो देखो, होमोलाइटिक में बनता है फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल के लिए कंडीशन क्या होती है, या तो आपने हीट प्रोवाइड करा दी या तो आपने लाइट प्रोवाइड करा दी। देखा होगा आपने लाइट में एच न्यू लिखा होता है कई बार, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है। जो डॉट है उसका मतलब फ्री रेडिकल, हीट की प्रेजेंस दे दिया आपने, लाइट दे दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या पेरोक्साइड हो गया, पेरोक्साइड इसकी प्रेजेंस होगा। और जनरली ये अकर होता है किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। और इसके अलावा
गैसियस स्टेट में, गैस फेज हो, तो इस कंडीशन में ये अक्कर होता है और इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और पेरोक्साइड। आपने देखा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है और उसमें फ्री रेडिकल बनता है। तो मैक्सिमम आपने अभी तक बहुत सारे, अगर जिसने पूरा पढ़ा होगा तो देखा होगा फ्री रेडिकल के बहुत सारे मैकेनिज्म मैंने आपको बताए हैं। तो फ्री रेडिकल के लिए क्या है, हाँ, फॉर ब्रोमीन, तो ये है आपका पेरोक्साइड। तो ये क्लियर हो गया आपको। और इसमें कौन सी चीज बनेगी, इसमें बनता है फ्री रेडिकल। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लर्निंग वाला पोर्शन है, बस यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसे याद कर लेना। एक बार याद करोगे आगे आपको खुद ब खुद आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत है, लर्न करना आपका काम है। देखो होमोलैटिक फिजन कहते किसे हैं, उसकी कंडीशन क्या है और एक किस कंडीशन में होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग में बस। तो और फ्री रेडिकल, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन को ले लो आप, क्लोरीन, क्लोरीन ने अपने रिएक्शन कराई, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पे आपने लाइट प्रोवाइड करा दी। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, पेरोक्साइड ले लो आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे बनता है। देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये वाला बॉन्ड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, बीच से टूटेगा और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। हालांकि ये वाला भी बताया नहीं आपको, पेरोक्साइड दूसरा वाला बताया, पर एक ही बात है, ठीक है। तो पेरोक्साइड बनेगा और पेरोक्साइड के केस में क्या बनता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होता है, फ्री रेडिकल। तो होमोलैटिक फिजन से फ्री रेडिकल बनता है, होमोलैटिक फिजन से क्या बनता है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इतना याद रहेगा सबको, बस स्टार्टिंग को याद रखो आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो 1 मंथ भी नहीं लगेगा आपको पूरा खत्म होने, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कंडीशन क्या है। और ये बार बार आएगा, बहुत बार आपके पास आएगा जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे। और इसके मैकेनिज्म जो होती है उसे कहते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला और हेटेरोलाइटिक फिजन, किसी को कोई भी डाउट? नो, वेरी गुड। अब सेकेंड टाइप, तभी मैंने कहा आपको कि पॉइंट बना लो, मैं आपको पॉइंट भेजूंगा आज, उसमें लिस्ट बना दो सारे टॉपिक के। देखो जीओसी के जितने पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आएंगे, उसमें टिक लगाते रहो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। किसी में कोई डाउट है से दोबारा पूछो। अब सेकंड आता है, देखो हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक फिजन। अब हेटेरोलाइटिक भी यहाँ पे 2 टाइप की होती है। इसमें क्या होगा, एक में बनता है कार्बोकैटायन और एक में बनता है कार्बोनायन, एनायन, नेगेटिव चार्ज। देखो जब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जैसे मैंने Cl लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से Cl की पावर क्या है, ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या होता है, C में आएगा प्लस चार्ज, यानी कार्बोकैटायन बन जाएगा, और Cl यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास। अब इस एरो का मतलब भी समझो। देखो एरो में कभी अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसे दिखाते हैं इस तरीके से, सिंगल हेडेड से, तो इसका मतलब समझ जाना केवल एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये। और अगर मैंने दिखा दिया दोनों ऐसे एरो, तो इसका मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये एरो का साइन है आपके पास। एरो का मतलब ये दिखाता है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो दोनों इस तरीके से एरो शो करेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है तो उसको एक एरो, एक ऐसे दिखाएंगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा ऐसे गया, तो सिंगल वाले से। जैसे फ्री रेडिकल है, देखो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसे ऐसे दिखाएंगे, एक लाइन से, यहां से एक लाइन। ये समझ जाना इस एरो से कि एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये 2 हेडेड एरो होगा, ये इस तरीके से ये वाला, ठीक है।
ये देखो सेकंड केस में देखो मेटल है। सुन, आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? इट इज ऑडिबल और नॉट? यस नो, कोई रिप्लाई करो। आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके ओके, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, कोई मेटल आ गया। आपको पता है मेटल की टेंडेंसी कभी भी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे कार्बन को दे देगा यहां से। अब देखो ये एरो से पता चल रहा है आपको, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और सोडियम के पास प्लस चार्ज हो गया। तो यहाँ पे जो बनेगा इसे कहते हैं कार्बो एनायन। कार्बो एनायन यानी कार्बन पे एनायन आ गया, कार्बो एनायन एंड कार्बो कैटायन। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक में दो कंडीशन है देखो, या तो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन दूसरे को दे देगा तो खुद पे प्लस चार्ज आएगा और दूसरे पे नेगेटिव, या दूसरी कंडीशन है वाइज फ्लक्चुएट हो रही है। हाँ मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, एक मिनट में देखता हूं। उसमें नेटवर्क तो सही आ रहा है इस समय, और सबको वॉइस सही लग रही है? वॉइस सबको सही लग रही है? स्क्रीन ब्लर है, अच्छा क्लियर हो गया। वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, स्टार्टिंग से ध्यान दो, देखो कोई आपको इसमें तकलीफ नहीं होने की। ठीक है, क्लियर है, ओके। थोड़ा सा बस स्टार्टिंग पॉइंट में से ध्यान देना आपने। अब देखो जो हेटेरोलाइटिक फिजन है इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन किस कंडीशन में ये हेटेरोलाइटिक फिजन होता है? तो पहली कंडीशन क्या है इसमें, फर्स्ट कंडीशन है कि या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होनी चाहिए, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हाँ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, या तो किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में होना चाहिए, एसिड या बेस। एसिड या बेस की प्रेजेंस में करेंगे हम तो भी क्या होगा, तो भी कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन से रिएक्शन होगी। आपको मैंने बहुत सारी रिएक्शन बताई है जो कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन से होती है। अभी आपने देखा होगा जब आपने रिएक्शन पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारों की मैंने हर एक की मैकेनिज्म बताई है आपको, और जिसकी नहीं आती हो मुझे लिख के भेजो कि इसकी बता दो, तो मैं आपको उसकी मैकेनिज्म भी बता दूंगा कि ये रिएक्शन हुई कैसे। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म से आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्बोकैटायन कार्बो एनायन से रिएक्शन हो रही है, तो वो एसिड और बेस की प्रेजेंस में होती है इन जनरल। ठीक है, और इसमें जनरली हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। याद करो SN1 SN2 SNAR, बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट चाहिए, पोलर प्रोटिक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, पोलरिटी इन्फ्लुएंस करती है चीजों को। ठीक है, और इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बस मेन इसमें चार ही कंडीशन है, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक समझ में आ गया सबको, हेटेरोलाइटिक एंड होमोलाइटिक, इज इट क्लियर? ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स हैं देखो, एकदम से फ्लक्चुएट करेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम यहां से लेके, अब आते हैं हम जो हेटेरोलाइटिक फिजन होता है इससे दो चीजें बनती हैं, एक बनता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, और सेकंड बनता है इसमें कार्बो एनायन। सबसे पहले छोटी सी चीज पूछता हूं देखो आपको कि इसमें से कार्बो, कार्बो का मतलब कार्बन से है, मतलब अब मैंने कहा कि C+, तो ये कार्बोकैटायन होगा या कार्बो एनायन होगा? C+। आवाज फ्लक्चुएट हो रही है, एक्चुअल में वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ निरंजन सही है, इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, हाँ सही है, मैथिली सानिका वेरी गुड आपको, हाँ दिव्यांग सही है। अब मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा इसके अलग से, बिल्कुल जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे, आपने उससे क्या करना है, सॉल्व करना है। वॉइस क्लियर है ना? ओके मैथ। अब देखो, अब आते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, ये टॉपिक खत्म हो गया। देखो इसमें इतना ही याद करना आपने बस। अब सेकंड टॉपिक आ गया रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, मैंने कहा था हर एक चीज अपने नाम को खुद ही बताता है।
इंटरमीडिएट का मतलब जो केवल रिएक्शन के बीच में बनते हैं बस, जो कब फॉर्म्ड होंगे, बिटवीन द रिएक्शन, बस बिटवीन, बीच में, रिएक्शन के बीच में ही बनते हैं बस, ना तो स्टार्ट में रहेंगे ना ये लास्ट में रहेंगे, आपको शुरू में भी नहीं मिलेंगे ये, इनिशियल ऑफ रिएक्शन में भी नहीं मिलेंगे ये, और जब फाइनल प्रोडक्ट होगा तब भी नहीं रहेंगे ये केवल मिडिल में रहते हैं। जब रिएक्शन शुरू होती है तो उस समय बीच में बनते हैं और बीच में फिनिश हो जाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन को करवाते हैं, यानी जो पूरी मैकेनिज्म है, हमारी पूरी मैकेनिज्म है वो इन्हीं पे बेस्ड है। मैकेनिज्म का मतलब आपने बोला ये रिएक्शन हुई कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताओ, तो उसको हम बताएंगे मैकेनिज्म को, तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू ही बताते हैं। तो ध्यान रखना कि जो सब्सटेंस या जो स्पीसीज रिएक्शन के बीच में बनती है, द स्पीसीज विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड बिटवीन द रिएक्शन या विद इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो केवल रिएक्शन के बीच में बनती है, ना तो आपको शुरू में दिखाई देगा ये, और न ही आपको लास्ट में दिखाई देगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्लियर हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट? इनकी खास बात क्या होती है, एक तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तभी ये आप इसको अलग से नहीं निकाल सकते, हाईली रिएक्टिव होंगे। और दूसरा होता है शॉर्ट लिव, वेरी शॉर्ट लिव, इनकी लाइफ ही बहुत शॉर्ट होती है, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है इसकी, वेरी शॉर्ट लाइफ, और हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसी की वजह से केवल ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट है। देखो पहला हमने कहा कार्बोकैटायन, सेकंड है कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, थर्ड वन इज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फोर्थ वन आता है इसमें कार्बीन्स, फिफ्थ वन आता है इसमें नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स, और लास्ट आता है इसमें बेंजाइन्स, ठीक है। अब ये याद करने आपने पहले कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, आपको मैंने कहा था यही ज्यादा दिखते हैं, बस मैक्सिमम यही दिखते हैं, लेकिन एक मैकेनिज्म में नेम रिएक्शन में कार्बीन भी आता है, कौन सा है कोई बता सकता है? कार्बीन, अभी मैंने मैकेनिज्म बताया था, एक मैकेनिज्म ऐसी है नेम रिएक्शन जिसमें कार्बीन का यूज हुआ था, अगर किसी ने देखा हो तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में से ही कहीं था कोई एक नेम रिएक्शन जहां पे कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट यूज होता है, केवल एक रिएक्शन थी बस, नहीं पढ़ा आप लोगों ने, और केवल एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट यूज होता है। हाँ देखा, अच्छा याद नहीं आ रहा होगा अभी आपको, चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये रेयर आते हैं, ये तीनों की तीनों बहुत रेयर है, रेयर, आपने मैक्सिमम यही तीन देखे होंगे, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन इसी की है, बस इसके रेयर हैं, एक एक दो दो तीन तीन होंगे बस पूरी जगह पे, बाकी है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम मेजर पार्ट इसी को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कार्बोकैटायन, फर्स्ट इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब हुआ कि जो कार्बन होता है उसमें प्लस चार्ज होगा, इस तरीके से बनेगा। देखो कार्बोकैटायन का मतलब द स्पीसीज इन विच सेंट्रल कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी डिफाइन है। देखो द स्पीसीज इन विच सेंट्रल कार्बन एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज, वहां कार्बन की कौन सी नेम रिएक्शन है बताऊंगा? नहीं सरदेश, कार्बीन्स की है जो, वो नेम रिएक्शन है आपका, बहुत फेमस थी, मैंने कहा था ये हर बार पूछी जाती है, और वो है आपका रीमर टीमैन रिएक्शन, जो बोर्ड में कई बार आती है और नीट में भी कई बार पूछी गई रिएक्शन है, और मैंने आपको फिनॉल वाले चैप्टर में बताया था, दैट इज रीमर टीमैन रिएक्शन। उसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बीन बनता है। कोई बात नहीं, आगे फिर मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, सारी चीजें 2 या 3 टाइम्स होंगी, याद करते चले जाना है। देखो ऑर्गेनिक में बस यही कहता है वो कि स्टार्टिंग में मुझे याद कर दो बस एक बार, उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें कितनी अच्छी ऑर्गेनिक आ सकती है।
कार्बोकैटायन स्पीसीज जिसमें सेंट्रल एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसे कहेंगे कार्बोकैटायन। इसकी खास बात क्या होती है, देखो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो इसके सराउंडेड में, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अच्छा हाँ सरदेश सही है, बेंजाइन का आपने सही बताया था। सानिका मैथिली बिल्कुल सही आंसर। सरदेश ने बिल्कुल सही बताया था। बेंजाइन में एक नेम रिएक्शन है जहां पे बेंजाइन होता है जो, वो भी इंटरमीडिएट आता है। अभी तक आपने नाइट्रीन्स का कोई भी नहीं देखा है, आगे देखोगे आप, एमाइन वाले चैप्टर में आ जाएगा ये, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत रेयर आते हैं, बस एक एक दो दो मिलेंगे आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच। देखो हर एक चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की कमी है, ध्यान रखना। और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लास्ट में। इसका कोई शेप बता सकता है कैसे होगा शेप? चलो पहले हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो। नहीं निरंजन, मिस कर गए आप। हाँ ये सही कहा आपने, निरंजन सही है, मैथिली सही है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी, देखो हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल तरीका क्या है, बॉन्ड देखो बस, बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, एक का सी सही आंसर है, एक एस का और 2 पी के आंसर, एक एस 2 पी। कभी भी बॉन्ड देखना होगा। अब मैंने आपको कह दिया, चलो ठीक है आपने बता दिया सही है, अब मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। अब चलो अब इसका बताओ मुझे, इसका इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाँ दिव्यांग सही है, सानिका सही आंसर, और कोई? निरंजन सही आंसर है, मैथिली सही है, कशिश मिस कर गए आप, सिद्धि सही है, कौशिक रेड्डी हाँ सही आंसर है। तो इसमें देखना पड़ेगा आपको कि एक और एक 2 बॉन्ड, बस इसमें ध्यान रखना डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होता है। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल ही माना जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा sp। तो जरूरी नहीं होता कि हर जगह पे sp2 होगा, कंडीशन बेस्ड होता है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम क्या करते हैं, इसी को लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम ये आता है, ये बहुत रेयर आएगा, ये बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे sp हो सकता है, sp2 हो सकता है। sp2 का शेप कैसा होगा, शेप ऑफ sp2, शेप ऑफ sp2 कैसा होगा, शेप ऑफ sp2? हाँ दिव्यांग बिल्कुल सही है, शेप इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी गुड, सही है सानिका मैथिली कशिश, ट्राइगोनल प्लेनर। इसीलिए तो क्या होता है इसमें, आपने देखा होगा SN1 में यही बनता है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये कहीं से भी रिएक्शन कर सकता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें आगे जाके बड़ी बन जाती है। जैसे आपने कहा ये ट्राइगोनल प्लेनर है, देखो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ये हो गया, एक इधर 1 2 3 दिखा दिया आपने, ठीक है। तो ये एक ही प्लेन में है, देखो एक प्लेन में, और ये ऑर्बिटल इसका खाली है, देखो दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल, और यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया, यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया, यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया। अब प्लेनर होने की वजह से क्या होता है, अगर कोई ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा तो उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है। देखो प्लेन का मतलब, देखो एक प्लेन हो गया, अब मैंने कहा कि ये प्लेन है सपोज, अब ये प्लेन है, अब इसमें कोई भी चाहे इधर से अटैक करेगा चाहे इधर से अटैक करेगा, दोनों साइड से अटैक करने के लिए क्या है वो फ्री है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरा रिएजेंट अटैक करता है इसमें, जो भी रिएजेंट इसमें अटैक करेगा तो दोनों साइड से कर सकता है, बोथ साइड से। यही रीजन है कि जब हम कह रहे थे कि इसमें इन्वर्जन भी बनता है और रिटेंशन भी बनता है। रीजन क्या है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है, प्लेन। तो प्लेन में आप फ्रंट से अटैक कर सकते हो, बैक से, दोनों के लिए जो प्रोबेबिलिटी आपने देखा होगा 50-50% है दोनों, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाती है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि इन्वर्जन होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि, तो हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। जनरली आपको देखो एक क्वेश्चन आया था इसमें, रेसिमिक मिक्सचर भी ऐसी बनता है।
रेशमिक मिक्सचर का मतलब डी फॉर्म भी होता है और एल फॉर्म भी हो जाता है अगर ये कायरल कार्बन है तो। अगर ये कायरल कार्बन है तो सपोज करो ये देखो ये है आपके पास, इधर से मैंने क्या किया, एक ग्रुप लगा दिया एक्स, ये लगा दिया वाई, यहाँ पे जेड, और ये ग्रुप लगा दिया जो मैंने लिविंग ग्रुप आ रहा था, ये अटैच ग्रुप आ रहा था। तो एक फॉर्म सपोज करो डी है, तो अब इसका मिरर इमेज करके देखो आप, तो ये आपको एल इधर दिखेगा, सी इधर से एक्स जेड और ये वाई, तो इसे हम मानेंगे एल फॉर्म। तो डी एंड एल इसका मतलब इसमें दो तरीके के कंपाउंड बनेंगे और दोनों की प्रोबेबिलिटी लगभग 50-50% होती है, और इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर, तो ये क्वेश्चन अभी पूछा भी हुआ था आपसे कि रेशमिक मिक्सचर का, तो रेशमिक रेशमाइजेशन का मतलब रेशमिक मिक्सचर मिलेगा आपको लगभग 50% मिलेगा जो रिटेंशन वाला होगा और 50% मिलेगा जो इन्वर्जन वाला होगा। तो इसका रीजन क्या है आपका, प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेन, जो भी चीज प्लेन में होगी इसको दोनों पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्बोकैटायन के उसमें। अब इसमें बताओ अगर हम स्टेबिलिटी का, इन्वर्जन इज मोर, हाँ थोड़ा इन्वर्जन ज्यादा होता है, सही कह रहे हो आप, इन्वर्जन को हम कह सकते हैं कि इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, कई बार अगर नहीं निकला तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर तब भी ज्यादा होता है, तो रिटेंशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन बनता फिर भी इसमें रेशमिक मिक्सचर ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था आपको, देखो रेसिमाइजेशन का, जिसने सही किया हुआ गलत किया हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन SN1 में क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर के चांस है अगर कायरल कार्बन है तो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। अब इसमें देखो स्टेबिलिटी के लिए हम कौन कौन से फैक्टर देखते हैं इसमें, स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी के लिए हम इसमें रेजोनेंस भी देखेंगे। सबसे पहले प्रेफरेंस रेजोनेंस का होता है, दूसरा प्रेफरेंस हम किसे देंगे, देखो आपके पास है रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है और मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो इसमें से पहला सबको पता है रेजोनेंस का होगा, सेकंड वाला क्या होता है, बिल्कुल सही निरंजन। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस किसे देते हैं, सेकंड देंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन को, हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला एम, आर और एम एक ही हो गए, ये वाला तो टेम्परेरी होता है, ये बेकार है, ये काउंट भी नहीं करते हम, ठीक है। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही होता है, फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे लास्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ सबसे लास्ट, इस ऑर्डर को याद रखना है, पर कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, कई कंपाउंड ऐसा देगा जहां पे रेजोनेंस भी हो रहा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा होता है, तो वो जैसे मैं आपको भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पे इसको क्लियर करेंगे कि यहाँ पे हमने कैसे देखना है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का इसका पॉइंट हो गया। इसमें क्लासिफिकेशन, हाँ परिगा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन आंसर से क्लियर होगा, देखो ये अभी आपने पढ़ा है, मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा और वो करके भेजने मुझे, उससे मुझे पता चलेगा बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं या अभी कोई डाउट है। जो कॉम्पिटिटिव होंगे नीट के लेके, नीट के सैंपल पेपर होंगे आपके पास या मेंस के होंगे, वो वहां से मुझे आइडिया आएगा। अब देखो इसे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन उसे भी हम डिस्कस करेंगे फिर आगे। देखो क्लासिफिकेशन में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बहुत बार आता है ये कि प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन के टाइप्स, अब मैंने यहाँ पे लिखा CH3+, दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे CH2 CH3+, तीसरा लिख दिया मैंने CH3 का होल ट्वाइस H, और चौथा लिख दिया मैंने C+ और यहाँ पे लिख दिया CH3 का होल थ्राइस। ये है 1 2 3 एंड 4। तो इन चारों में से बताना आपने कि प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है 1 2 3 4 में से, निरंजन, और हाँ सही है, कसी, सानिका सही है, तेजस सही है, सरदेश बिल्कुल सही है, कशिश जैन और सिद्धि, स्नेहा, दिव्यांग बिल्कुल सही, देखो आप, और मैथिली बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बिल्कुल प्राइमरी होता है, तो कई बार इसे मिथाइल भी लिखा जाता है, ये बहुत ज्यादा प्राइमरी होता है, तो बुक वाले इसको ऐसे लिख देते हैं एज इट इज,
मिथाइल कार्बोकैटायन आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा जाता है, मिथाइल फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, या ऐसे ऑर्डर बन गया स्टेबिलिटी का। आपने बुक में देखा होगा ऐसे लिखा होता है बहुत बार। तो ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइमरी होता है, क्योंकि किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। और ये वाले को हम प्राइमरी कहते हैं कि ये एक कार्बन से अटैच है, यानी ये प्राइमरी कार्बन है। जो प्राइमरी कार्बन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो प्राइमरी को हम यहाँ पे काउंट करते हैं और इसको लिखा होता है मिथाइल कार्बोकैटायन। देखना एक बार, हर बार आपने देखा होगा जब भी ऑर्डर लिखेंगे तो इसको लास्ट में जरूर शो करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइमरी होता है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इसमें और इसमें दोनों प्राइमरी है तो क्या होगा, तो वो इसको बिल्कुल अलग से शो करता है कि बिल्कुल कम होगा। उसके बाद तो प्राइमरी का मतलब क्या हुआ कि जो प्लस चार्ज होगा वो प्राइमरी कार्बोकैटायन से जुड़ा होगा, यानी कि इसमें केवल एक सी लगे होंगे और दो एच लगा होगा, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी का मतलब जो प्लस चार्ज वाला सी है वो दो कार्बन से अटैच होगा, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी, यानी इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो जो कार्बोकैटायन है यानी सेकेंड जो प्लस चार्ज है वो उस कार्बन पे लगा होगा जो सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और एक होगा जिसमें प्लस चार्ज कहां पे लगा होगा? 3 CH3 ग्रुप के साथ लगा होगा, तो इसे कहते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन। देखो 1 मिनट रह गया है, एक बार आपको फिर से रिज्वाइन करना है, ठीक है? इसको रिपीट करते जाओ, साथ में आपको लर्न होता जाएगा। लर्न होके आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो ज्यादा बेटर फील होगा, ठीक है? आपको जल्दी आ जाएंगी चीजें। तो ये ऑफ होता है अभी और फिर आपको रिज्वाइन करना है इससे दोबारा सेम आईडी।